नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साइंकृत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का 10th चैप्टर जो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होती है ये पढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से ही दिखने वाले यूनिट से बनी होती है जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं। एक सेल बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है एक ऑर्गेनिज्म का। सेल से आगे टिश्यूज बनते हैं, इससे आगे आगे ऑर्गन सिस्टम्स। तो सेल इसमें सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। तो हर सेल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी सेल को जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है। अब खाने से कैसे मिलती है? खाने से ये एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम। जब रेस्पिरेशन होती है उसी टाइम ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम हमारी बॉडी के सेल्स से यूज कर पाए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिस्पायर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इससे उन्हें फूड से एनर्जी मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अब रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग की बात कर लेते हैं। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, हम पहले एयर लेते हैं और एयर एक्सेल करते हैं। तो जो हम एयर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। तो ये एयर जो हम ब्रीद इन करते हैं इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी मात्रा में होता है। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं एयर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि हमारे सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते भी हैं। जब रेस्पिरेशन होती है, हम आगे पढ़ेंगे, तब उसके ड्यूरिंग जो प्रोड्यूस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रोडक्ट है। तो जो हम एयर ले रहे हैं वो सारी पार्ट्स को ट्रांसफर हो जाएगी और हर पार्ट से वो सेल पे तो पहुंच ही जाएगी। उसके बाद सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो फूड का ब्रेकडाउन में हेल्प करेगी और इसे हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये हमारे सेल्स में हो रही है, जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो उस एयर के साथ होती है जिसमें ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में है तब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और ये ह्यूमंस में होती है और कई और जानवर में। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, जब एयर में ऑक्सीजन नहीं है। तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है यानी फूड की ग्लूकोज वो ब्रेक हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ऑक्सीजन को यूज करते हुए। तो जब ऑक्सीजन के यूज के साथ ही ब्रेक डाउन हो रहा है इसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप ये देख सकते हैं, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये ह्यूमंस और कई एनिमल्स में देखी जाती है, जैसा कि हमने पहले बात की। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये तब होती है जब ऑक्सीजन बहुत कम है या है ही नहीं, इसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यीस्ट, वो एयर की एब्सेंस में भी सरवाइव कर लेते हैं बिना ऑक्सीजन के। इन्हें हम कहते हैं एनारोब्स। ये अपनी एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन से लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल
और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगी और एनर्जी भी देगी, जैसा कि हम इस फॉर्मूला में देख सकते हैं। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये हमारी ह्यूमन मसल्स में भी होती है। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, काफी फास्ट रनिंग, साइकिलिंग या कई घंटों के लिए वॉकिंग, बहुत हैवी एक्सरसाइज, तो तब बहुत एनर्जी की डिमांड हो जाती है और इस एनर्जी की डिमांड के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती। तो तब हमारी बॉडी के मसल सेल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना देते हैं। तो ये हमारी ह्यूमन मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन है। पर जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, तब हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां जमा हो गया है। अब इससे रिलीफ के लिए हम हॉट वाटर बाथ या फिर एक मसाज ले सकते हैं, क्योंकि इससे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है सेल्स तक, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा कि जो लैक्टिक एसिड वहां जमा हुआ है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ब्रीदिंग की हम एक बार बात कर लेते हैं। ब्रीदिंग की बेसिक डेफिनेशन होती है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेल करते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन इससे एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी भी बनती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है इनहेलिंग एक्सहेलिंग। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम 1 मिनट में जितना टाइम ब्रीथ करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। और एक ब्रेथ का मतलब है एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। तो ये ऑल्टरनेटली होते हैं, पहले इनहेल फिर एक्सहेल, पहले इनहेल फिर एक्सहेल। तो एवरेज तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग की रेस्ट पर ब्रीदिंग रेट होता है 15 to 18 टाइम्स, पर एक्सरसाइज के ड्यूरिंग ये बढ़ जाता है 25 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग रेट। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम एक तो बहुत जल्दी सांस लेते हैं और हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं, जिससे हमें और ऑक्सीजन मिले। अब हम ये बात करते हैं ये ब्रीदिंग होती कैसे है। हम नॉस्ट्रिल से एयर लेते हैं और हम कई बार ये कहते हैं कि हमें हमेशा नोज से इनहेल करना चाहिए, कभी भी माउथ से नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे नोज में एक थिन लेयर ऑफ म्यूकस और कुछ हेयर होते हैं जो एयर के सारे कीटाणुओं या फिर डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं, और जब हम स्नीज भी करते हैं तब ये डस्ट पार्टिकल्स ही बाहर हमारी बॉडी एक्सपेल करती है, डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स। उसके बाद ये नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में पहुंच जाता है। उसके बाद ये हमारी लंग्स में पहुंचता है विंड पाइप के थ्रू। और लंग्स में जो लंग्स होती है वो होती है एक चेस्ट कैविटी के अंदर। एक चेस्ट में होल है, वहां ये लंग्स है उसके अंदर, और इसके आसपास है रिब्स जो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। और ये जो चेस्ट कैविटी है इसके सबसे नीचे होता है एक डायफ्राम, और ये जब हम ब्रीथ करते हैं तब ये डायफ्राम में भी मूव करता है और ये रिब केज भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहले इनहेल करेंगे, फिर वो फेरिंक्स के थ्रू पास होगा और ट्रैकिया तक पहुंचेगा। ट्रैकिया से वो लंग्स के अंदर जाएगा और ये आप बाहर देख सकते हैं रिब्स, और इसी के बीच में हार्ट भी होता है लंग्स के पास, रिब केज के बीच में। तो जब हम इनहेल करते हैं तब हमारी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ आती है और बाहर को, क्योंकि हमारी लंग्स ऑक्सीजन से भर रही हैं तो लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए,
और इसलिए ये रिब्स ऊपर जा रही है और बाहर को एक्सपैंड कर रही है, और डायफ्राम भी नीचे आ जाता है क्योंकि उससे लंग्स को मैक्सिमम स्पेस मिल जाती है ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए। इससे क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी में जगह बढ़ गई और एयर वहां आ जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एयर हर खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है, तो हमारी लंग्स में एयर भर गई। एक्सलेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, रिब्स नीचे की तरफ मूव करती है और अंदर को, जिससे लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाता है और डायफ्राम भी ऊपर को आ जाता है। इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है और एयर पुश हो जाती है लंग्स से। और लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियोली जिन्हें हम कहते हैं, वैसे से टाइनी सैक्स होते हैं। इनके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं और ये एल्वियोली क्या करते हैं, ये एल्वियोली जैसे हमने ऑक्सीजन ली, ये ब्लड को दे देंगे और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। तो एल्वियोली ऑक्सीजन दे रहे हैं ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले रहे हैं और लंग्स के थ्रू वो बाहर आ रही है उसी पार्ट से जिससे हमने इनहेल किया था। अब ये एक्स्ट्रा है कि रेगुलर हमारी एक योगा के साथ प्राणायाम हमारी ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो हमारी कैपेसिटी जो लंग्स की है वो काफ़ी बढ़ा देती है, जिससे हम ज़्यादा एयर ले पाएँ, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या फ़र्क होता है। ये तो हमें पता ही है कि एयर की क्या कॉम्पोजिशन होती है। 21% ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने इनहेल किया। और जब हम वापस एक्सहेल कर रहे हैं तब ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है, 4 to 5%, और अब 16.4% ऑक्सीजन ही है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% बढ़ जाती है। एक्सहेल्ड एयर में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब जो हमारे आसपास एयर है उसमें कई अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जिसे स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा। तो जब हम इनहेल करते हैं ये हमारी नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर है उनमें ट्रैप हो जाते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। तो क्या होता है, जब ये इन हेयर के भी आगे चले गए तब हमारी कैविटी में इरिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें छींक आती है। इस वजह से ये स्नीजिंग जो है ये एक्सपेल कर देती है फॉरेन पार्टिकल्स को। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम स्नीज करते हैं हमें अपना नोज एक हैंकरचीफ से कवर करना चाहिए, ताकि ये जो हम जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स एक्सहेल कर रहे हैं, स्नीज के थ्रू निकाल रहे हैं, वो कोई और ना इनहेल कर ले। तो बस इतना सा ही था ये चैप्टर। थैंक यू।